यस, आज हम शुरू करेंगे सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस, स्ट्रेट लाइंस। एंड लास्ट चैप्टर बचेगा सर्कल एंड पैराबोला। उसके बाद हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। चैप्टर नंबर 17, स्ट्रेट लाइंस। एक्सरसाइज 1 सीखनी जरूरी है, बट ये क्लास 10th की एक्सरसाइज है। क्लास 10th की एक्सरसाइज है ये। पॉइंट्स टू रिमेंबर या रिकॉल कर रहे हैं। जो भी पॉइंट्स मैं लिख रही हूं आप सबको पहले से आते हैं, लेकिन मैं क्लास 10th के सारे फॉर्मूले एक जगह कलेक्ट करा रही हूं। कोई भी कभी भी यूज हो सकता है, किसी भी एक्सरसाइज में, कहीं पर भी। पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट, एक्स डैश ओ एक्स, इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। वाई डैश ओ वाई को क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। एक्स डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ वाई टेकन टुगेदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस वर्ड मिला तो आप दोनों एक्सिस बना दीजिएगा, एक्स डैश ओ एक्स भी और वाई ओ वाई डैश भी। एंड दिस पॉइंट ओ इज कॉल्ड ऑरिजिन। सबको लग रहा होगा ये तो क्लास 8 से हमें ऑलरेडी आता है। यस, हमें क्लास 8 से ये ऑलरेडी आता है, बट हम लोग एक जगह सारी थ्योरी कलेक्ट कर रहे हैं। Point O is called origin in case किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y है, तो x कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। और इस पूरे को x, y को कोऑर्डिनेट। x, y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। इस पे प्लॉट भी कर लो। यदि पॉइंट एक्स वाई है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x होती है, वर्टिकल डिस्टेंस y होती है। ये 9th क्लास का बच्चा तो गलती करता ही करता है। 3,5 की दूरी x एक्सिस से बताओ, 3 बोल देता है। x की जगह 3 है ना, तो वो 3 बोल देता है। 8th और 9th का बच्चे को थोड़ा समझने में टाइम लगता है, बट हम 11th में है। 8th, 9th, 10th 3 साल हम ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके आ चुके हैं, तो हम ये बेवकूफियां नहीं कर सकते। यस, क्लास 10th का डिस्टेंस फॉर्मूला किसी भी एक्सरसाइज में कभी भी यूज हो जाएगा, तो आप ये नहीं कह सकते 10th का क्यों कराया जा रहा है। डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू, याद ही होगा। और यदि कभी आपने x1 माइनस x2 होल स्क्वायर कर दिया तो नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर होना है। सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th। Q के कोऑर्डिनेट्स अगेन x2 y2, P के कोऑर्डिनेट्स अगेन x1 y1। R point divides PQ in the ratio 1:n, then the coordinates of R, सेक्शन फॉर्मूला मुझे coordinates of R दे देगा। इधर वाली रेशो, उधर वाला एब्सिसा, इधर वाली रेशो, इधर वाला एब्सिसा। वेरी गुड। कॉमा, इधर वाली रेशो, उधर वाला ऑर्डिनेट। वेरी गुड, सबसे इजी तरीका है ना। अब बोर्ड की कॉपी में हम ये भी चेक करते हैं m इंटू x1, और अपना सिर पकड़ लेते हैं कि भैया पूरे साल मेहनत की बच्चे ने। तो आप ऊट पटांगी ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें मत करना। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन समझते हो?
इसकी हेडिंग डाल लो इंटरनल डिवीजन। ये इंटरनल डिवीजन है जब आर पी क्यू के अंदर लाई करे। जब आर पी क्यू के बाहर हो तो हम कहते हैं आर ने पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड किया। लेकिन सुनो सुनो, रेशो अब भी वही रहेगी, पी आर अपॉन आर क्यू, पी से लेके आर तक अपॉन क्यू से लेके आर तक। रेशो अब भी वही है, पी आर और क्यू आर की। अब क्यू बीच में आ गया तो रेशो पी क्यू और क्यू आर की नहीं हो जाएगी। रेशो डिवीजन वाले पॉइंट से ही ली जाती है, पी आर आर क्यू, चाहे एक्सटर्नल हो। और एक्सटर्नल में केवल इतना फर्क है, हर जगह माइनस माइनस कर दो। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इंटरनल डिवीजन का है या, और यदि कुछ ना कहें तो इंटरनल डिवीजन से कराना, यदि कुछ ना कहें तो। यदि आर एक्सटर्नल है तो फॉर्मूला ये लगाना, ऊपर वाला मत लगा देना। सेक्शन फॉर्मूले में ही एक और था, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इफ आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर होते हैं, वेरी गुड, दोनों एब्सिसा ऐड कर दो अपॉन 2। और ये फॉर्मूला बना कैसे है भाई, यहीं से ही बना है, 1:1। ये देखो कोऑर्डिनेट ऐसे लिखे मैंने ब्रैकेट में, एम और एन दोनों को 1:1 भर दिया गया है। अब आया ये सारा सेक्शन फॉर्मूला था। सेंट्रॉइड कौन याद दिलाएगा मुझे, होता क्या है सेंट्रॉइड? वेरी गुड। और मीडियन का क्या रोल होता है? बेस को बाइसेक्ट करना। कुछ लोग ऑल्टीट्यूड और मीडियन को मिक्स कर देते हैं। जहां ऑल्टीट्यूड मिलते हैं उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं, और जहां मीडियंस मिलते हैं, ये मिलता हुआ बनाना प्लीज, जहां मीडियंस मिलते हैं इसको सेंट्रॉइड कहते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट होता है कैपिटल जी, सॉरी सिंबल, और कोऑर्डिनेट होते हैं बहुत आसान, तीनों के एब्सिसा ऐड कर दो अपॉन 3, तीनों के ऑर्डिनेट ऐड कर दो अपॉन 3। बस एक दो फॉर्मूले और बचे हैं, उसके बाद हम शुरू कर देंगे एग्जाम्पल्स करना। सब 10th का है, एक्सरसाइज 1 ही 10th की है। एक्सरसाइज 2 से कॉन्सेप्ट आएगा स्लोप ऑफ अ लाइन, जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ रखा है, वो हमारे लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। आज है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बस अब आगे के दिनों में बिल्कुल छुट्टी मत लेना। अच्छा पूछ लेती हूँ, राइट हैंड साइड रब कर सकती हूँ क्या? ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। याद है किसी को? शाबाश, बहुत ही प्यारा बच्चा। कह रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ ऐसे क्या, देखो सिमेट्री बनाओ, x1 के साथ x1 छोड़ दो, ऐसे चलो, क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलो, एंटी सिमेट्री बनाओ। आपको क्लास 10th के टीचर्स ने ऐसे ही सिमेट्री बनाई होगी। x1 के साथ y1 छोड़ दो, y2 माइनस y3। अब x2 लिखो, x2 के साथ x2 छोड़ दो, एंटी क्लॉकवाइज चलो, y3 माइनस y1।
अब x3 लिखो, y3 छोड़ दो, एंटी क्लॉकवाइज चलो। तो यदि हम ये सिमेट्री बना लें तो कभी फॉर्मूला गलत ही नहीं होता। कभी किया नहीं, डिलीटेड होगा। ओके, डिलीटेड था ये 10th में। इफ पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, यदि तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को 0 पुट कर देना, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो अब जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कहीं भी कुछ भी हम यूज कर लेंगे। और एक काम और करते हैं, रजिस्टर के 2 या 3 ब्लैंक पेजेस छोड़ दो, पूरे चैप्टर के फॉर्मूलाज इक्वेशंस यहीं पे कलेक्ट करेंगे एक ही जगह। स्ट्रेट लाइन की सारी थ्योरी एक जगह कलेक्ट हो जाएगी। लेफ्ट हैंड बोर्ड रब कर सकती हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बेस है, बेस, वो बेस 2a, साइड 2a वाई एक्सिस पर है। अब बेस वाई एक्सिस पे तो ऐसे भी हो सकता है, ये रहा बेस 2a, ऐसे भी हो सकता है, ये रहा बेस 2a। तो इसकी क्लियरिटी के लिए इन्होंने आगे बताया है क्या, कि जो बेस का मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है। ट्रायंगल कुछ इस तरह बनाओ कि बेस का मिड पॉइंट ओरिजिन है, मतलब ए ऊपर ले लो, ए नीचे ले लो, कॉमन सेंस। और मुझे बताओ मैं कैसे डेयर कर रही हूं, कैपिटल ए को यही क्यों ले रही हूं? ए ऊपर ले लिया, ओके, ए नीचे ले लिया, ओके, ट्रायंगल ऐसे क्यों नहीं बनाया? मैंने कैपिटल ए को यही कैसे बना दिया? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि जो मीडियन है वही ऑल्टीट्यूड है। अब यहां मीडियन तो अलग हो गया, ओ इज द मिड पॉइंट, और ऑल्टीट्यूड अलग हो गया, ऑल्टीट्यूड अलग हो गया। तो क्या कहती है कॉमन सेंस, या कह लो छोटी क्लासेस के इक्विलेटरल ट्रायंगल की नॉलेज क्या कह रही है कि कैपिटल ए पक्का एक्स एक्सिस पे होगा। अब ठीक, उन्होंने तो नहीं कहा ट्रायंगल इधर ही होगा, ये मैं कैसे कह रही हूं कि ट्रायंगल इधर ही होगा? तो मुझे 2 ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स देने हैं, एक एबीसी और एक ए डैश बीसी। 2 ट्रायंगल बन सकते हैं गिवन शर्त, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। एक ट्रायंगल नहीं बनेगा केवल। चलो ढूंढवाओ। कैपिटल बी के कोऑर्डिनेट्स तो कोई भी बता देगा मुझे ओरल, सी के भी कोई भी बता देगा ओरल, छोटी क्लासेस की नॉलेज से भी। ये ए है तो बी के कोऑर्डिनेट्स 0, ए। सी के कोऑर्डिनेट्स ये दूरी भी ए है ना? बी और सी के तो कोई भी बच्चा बता देगा। ए के कैसे ढूंढूं? ए, कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स कहां से लाऊं? हेल्प करो मेरी, कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स कहां से लाऊं? बीसी और ए बी इक्वल है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी बी सी ए कहाँ आ गया बेटा? आपने सही कहा, ये तीनों इक्वल है। ये क्वेश्चन में 2a दे रखा है, तो तीनों साइड 2a 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 हो जाएंगी। वेरी गुड। पाइथागोरस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बस मैं इसीलिए वेट ही तो कर रही थी कि कोई तो बताए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर ए स्क्वायर ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, ओ ए रूट 3a। तो जब ओ ए दूरी पता चल चुकी है तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो कोई भी बता देगा। रूट 3a कॉमा 0। यदि एक्स एक्सिस पे 1 2 3 कदम कोई पॉइंट है 3 यूनिट्स दूरी पर, तो ये 3 कॉमा 0 होता था। तो जब मुझे ओ ए पता है तो भाई मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स पता है। सिमिलरली अब मुझे ए डैश के लिए मैं मेहनत नहीं करूंगी। ए डैश के लिए कौन मेहनत करेगा? सिमेट्री है बिल्कुल, जितना इधर ए उतना ही इधर ए डैश। अब एक और तरीका देखो, अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप होती है, सुन लो दूसरा तरीका भी। लेकिन इस डायग्राम में नहीं कर सकती मैं दूसरा तरीका, वरना आप एग्जाम में पजल हो जाओगे कि मैम ने ये क्या किया। 30 डिग्री किस खुशी में? पूरा 60 होता है ना? और ये ए है और मुझे चाहिए बेस, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ ए, ओ बी अपॉन ओ ए, 1/√3। लो भाई ए आ गया √3a। जो यहां पे भी ए वही आएगा। तो ये आप मार्जिन ड्रॉ करके एक ये मेथड कर लो कि भाई पाइथागोरस से भी ओए पता चल रहा है एंड ट्रिग्नोमेट्री से भी ओए पता चल रहा है। याद होगा ना, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, sin थीटा मैंने गलत बोला, सॉरी। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे याद कराया होगा टीचर्स ने क्या? पंडित बद्री प्रशांत हर हर बोले ये साइन का फॉर्मूला, ये कॉस का। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्लोप के लिए मैं थोड़ी सी वैल्यूज रटवा दूंगी। tan 30 tan 60 हमें आती है, tan 150 डिग्री। थोड़े से जो एंगल क्वेश्चंस में है वो हम रट लेंगे, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री वास्ट कोर वाली तो पढ़ नहीं सकते। इन्होंने भी वो टेबल बना के रटवा दी है। tan 30 tan 60 हमें याद ही है, tan 45 भी हमें याद ही होगा। केवल tan चाहिए होता है स्लोप के लिए, TAN tan, टेंजेंट जिसकी फुल फॉर्म होती है। बट ये टेंजेंट और सर्कल की टेंजेंट अलग अलग चीज होती है। ये हमारा एग्जाम्पल 1। ये एग्जैक्टली रफ डायग्राम है, बिल्कुल रफ डायग्राम, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, क्या नहीं पता मुझे पी और क्यू कहाँ होंगे। x1 y1 है, कौन से क्वाड्रेंट में पी आई डोंट नो। तो जो भी मैं बना रही हूँ इट इज एब्सोल्युटली रफ डायग्राम। पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस।
जब कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, फॉर्मूला तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब देखो मेरे डायग्राम में x y2 छोटा है, y2 छोटा है और y1 बड़ा है, यहाँ y2 माइनस y1 है, तो वो तो होल स्क्वायर होना है ना। अब क्या x1 और x2 के बारे में क्या पता चल रहा है आपको? दोनों पॉजिटिव, दोनों सेम बेटा, यही x2 और यही x1, यही x2, तो x1 और x2 इक्वल होंगे। तो इफ PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, x1 इज इक्वल टू x2, तो PQ कितना हो गया? ये तो 0 हो गया। अब देखना मैं क्या करने वाली हूं, प्लस माइनस की जगह मॉडुलस लगा देती हूं। मैंने अंडर रूट से स्क्वायर क्यों नहीं काट दिया? मुझे मॉडुलस लगाने की नीड क्यों पड़ी? मैंने केवल ये आंसर क्यों नहीं दे दिया? वाई? सोचो, PQ दूरी है और y2 छोटा हुआ तो नेगेटिव आंसर दे रही हूँ, PQ -5। हाउ इज इट पॉसिबल? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो मॉडुलस लगाया है इसकी, इससे ही बचने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। यदि मुझे गारंटी होती कि ये पॉजिटिव है तो मैं मॉडुलस ना लगाती, बट अब मुझे नहीं पता y1 बड़ा है, y2 बड़ा है, कहाँ P है कहाँ Q है, आई डोंट नो। कौन बड़ा है कौन छोटा है, Q ऊपर है P ऊपर है, Q नीचे है P नीचे है, आई डोंट नो। सेकेंड पार्ट, PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, रफ डायग्राम जस्ट समझने के लिए। अब क्या होगा यदि PQ पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए? तो अभी आपने बोला वेरी गुड कि मैम y1 और y2 इक्वल होगा, यही y1 और यही y2, x1 और x2 अलग अलग होंगे, तो PQ क्या हो जाएगा? फिर ये फॉर्मूला दोबारा लिखिएगा, अब की बार इसको 0 भर दीजिएगा। मॉडुलस, यदि आंसर शीट में आपको x1 माइनस x2 मिला तो घबराने का नहीं है, वो भी ठीक है, हम भी ठीक है, मॉडुलस के अंदर है, चाहे 5 - 3 हो या 3 - 5 हो, आएगा तो 2 ही। तो ये क्वेश्चन 10th में, ऐसा क्वेश्चन नहीं हमने किया 10th में। नाइस वन, सिंपल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड था। बट स्ट्रेट लाइन में आप आगे भी देखेंगे, रफ डायग्राम बनाने से बड़ी क्लियरिटी आ जाती है। डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज 5 यूनिट्स। यार ये तो बहुत इजी दे दिया। फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ ए। अब ये हम देखेंगे ए की एक वैल्यू आएगी या दो। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट्स, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज 5 यूनिट्स। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 3 3 जा 9
इज इक्वल टू 25, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, 25 कैंसिल, -9a -1a स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दी, आइदर a इज इक्वल टू 1। क्या कोई रीजन है मेरे पास कोई रिजेक्ट करने का? जैसे वहां रीजन, मतलब ये मैं कह रही थी डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या कोई रीजन मिल रहा है दूर दूर तक? ये तो कॉर्डी एब्सिसा है, एब्सिसा तो 1 हो, 9 हो, -1 हो, -9 हो, एब्सिसा तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे दोनों वैल्यूज को रखना पड़ेगा, इसीलिए क्वेश्चन में वैल्यू के आगे ब्रैकेट में एस है, क्योंकि राइटर को पहले ही पता था दो वैल्यू आने वाली है। Show that these are the points of आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ओ भाई, दो दो चीजें दिखानी पड़ेंगी, आइसोसेलेस भी राइट एंगल भी, दो दो चीजें दिखानी पड़ेंगी। यस, 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, ए बी, बी सी और ए सी। अब ये काम, क्योंकि ये आप खुद करिए और मुझे बताइए आपका ए बी ए सी। कोई नहीं, टेक योर टाइम, बट बुक से मत करो, खुद करो। ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो ऐसी है, क्लास में ही प्रिपेयर हो जाएगी। √106, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5√2 में कन्वर्ट करो या ना करो। हाँ हाँ, 106 तो 5√2 नहीं होता। बेटा इनके नाम अलग हो सकते हैं, मैंने नाम अलग ले लियो, आप मुझे मेरा ये भी बताओ ना, कितना आया √50 √50? तो 5√2 क्यों बोल रहे हो? दोनों 106 अंडर रूट आए, √106 इज नॉट इक्वल टू 5√2 ना। क्यों बोला 5√2? कोई बात नहीं, अब एसी बता दे, हो जाती है गलती। अंडर रूट के अंदर 212, बिकॉज ए बी और बी सी इक्वल है, एंड एंड ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर ऐड करने से ए सी का स्क्वायर आ रहा है। सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, पहले यहां पे कह दो ए बी सी इज आइसोसेलेस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, और फिर लास्ट में दोनों को कंबाइन कर दो हैंस करके, इन दोनों को कंबाइन कर दो कि जी हैंस, हमने आइसोसेलेस भी प्रूव कर दिया, राइट एंगल भी प्रूव कर दिया, तो आपका दिया हुआ ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। कंबाइन नेम लिखो लास्ट में हैंस के आगे। अच्छा, वो भी बताना जरूरी होता है? इक्विलेटरल को आइसोसेलेस तो कह ही सकते हैं, आइसोसेलेस को इक्विलेटरल नहीं कह सकते? हाँ, कह सकते हैं। दो साइड इक्वल देखनी होती है ना आइसोसेलेस के लिए, तीसरी तो देखनी भी नहीं होती है। तीसरी इक्वल आ रही है नहीं आ रही है, वी डोंट केयर।
लास्ट में कंबाइन कर दीजिए, हेंस ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। टेंथ की यादें ताजा हो रही हैं। चैप्टर 7 था, नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो कभी भी एक्स वाई मत मानना। एक्स एक्सिस के पॉइंट को कभी भी एक्स वाई मत मानना। और जरा मैं इसके बाद 2 मिनट का पॉज दे रही हूं, आप खुद ही करिएगा 5। बस एक मेरी छोटी सी बात सुन लो। टेंथ की जितनी बार भी हमने नोटबुक्स चेक की हैं, अधिकतर बच्चा तो पी को मिड पॉइंट ले लेता है कि मैम आप क्वेश्चन में तो दिया है पी ए और बी से इक्वल दूरी पर है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के पी का आंसर दे आता है। क्यों गलत है बच्चा? यस, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ए और बी से बराबर दूरी पर होंगे। लगा लो कॉन्ग्रुएंसी छोटे बच्चों वाली। तो मैं कैसे जबरदस्ती यही वाला पी ले लूं? पी तो कोई भी हो सकता है ना। और सबसे बड़ी बात, 6+4/2 5 होता है, आना चाहिए 0। तो सारा अपना दिमाग यूज करो कि ये कोई कंपल्शन नहीं है कि मिड पॉइंट ही केवल ए और बी से इक्विडिस्टेंट होता है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट हैं वो सब ए और बी से इक्विडिस्टेंट पे हैं, जितने भी पॉइंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हैं। तो ये गलती आगे से ना हो जाए। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी की ए से दूरी इज इक्वल टू, कुछ लोग पहले ही स्क्वायरिंग कर देते हैं, अंडर रूट नहीं लगाते। कुछ लोग पहले अंडर रूट लगाते हैं बाद में स्क्वायरिंग करते हैं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। कुछ लोग यही कर देते हैं स्क्वायरिंग, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, फिर अंडर रूट नहीं लगाएंगे वो लोग। 7 - x का स्क्वायर, 6 - 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट खत्म। अब होल स्क्वायर ओपन करो, सॉल्व करते जाओ और मुझे x बताना। आराम से सॉल्व करो, होल स्क्वायर ओपन करो, सिली मिस्टेक मत करना। बुक में भी यही है, एक बार देखना। अब देखो, एक और गलती टेंथ के बच्चे से मैं परेशान हूं। यहाँ बच्चा लिखता है आंसर, आधा नंबर गया। कोऑर्डिनेट मांगे हैं, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट आर 15/2, यहाँ आंसर लिखते ही आधा नंबर साफ है। हाँ, 7.5 लिख लो, 7 पॉइंट। और यदि 15/8, 15/7 होता, नॉन टर्मिनेटिंग होता, कभी डेसिमल में चेंज मत करना, क्योंकि वो हम राउंड बताएंगे तो वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता रहे हम। आप दोनों भी सुनिए, यदि यहाँ होता 15/7 नॉन टर्मिनेटिंग, कभी डेसिमल में मत चेंज करना। 3.33, 3.333, दोनों की पोजीशन अलग अलग होगी। तो इसलिए आप कोऑर्डिनेट को फ्रैक्शन में ही छोड़ दो, बेस्ट है। आप लोगों को मेरे लिए वेट करने की नीड नहीं है, यू कैन प्रोसीड एट योर ओन पेस।
पहला पॉइंट 0,0 है। हाँ बोलना पड़ेगा। नहीं, आप इसका नाम ए भी लिख सकते हो, बट वो तो सर्वविदित है ना, O,0,0 ओ से रिप्रेजेंट होता है। बट आपने यदि इसका नाम कैपिटल ए ले लिया, नंबर नहीं कट रहे। फाइंड थर्ड वर्टेक्स, फाइंड थर्ड वर्टेक्स। दो दो अननोन है, सो आई वांट दो इक्वेशन। सिंस ट्रायंगल OAB is an equilateral triangle, that's why OA should be equal to AB should be equal to OB. अब आपको इसमें दो केस लेने पड़ेंगे, दो अननोन है। एक इक्वेशन से दो अननोन कभी नहीं आते। मान लो मैंने OA इज इक्वल टू AB ले लिया, 0 - 0 का होल स्क्वायर। अरे वाह, OA इतना आसान। AB x - 0 का होल स्क्वायर, y - 2√3 का होल स्क्वायर। तो x और y में इक्वेशन आएगी और मुझे चाहिए x और y का आंसर। तो अब मुझे क्या लेने में फायदा रहेगा? AB इज इक्वल टू OB लू या OA इज इक्वल टू OB ले लू? AB इज इक्वल टू OB लेने में बेनिफिशियल है या OA इज इक्वल टू OB लेने में बेनिफिशियल है? सोचना। तो एक्चुअल दोनों में एक्स वाई दोनों होंगे, बट इजी कौन सा पड़ेगा? बेनिफिशियल। वेरी गुड। OA इज इक्वल टू OB इजी पड़ रहा है। OB x - 0 का स्क्वायर, वरना यही वाली टर्म आ जाती, टिपिकल टर्म। तो ये आसान पड़ रहा है। तो ये हो गया 2√3 और ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। 2 4 जा 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। और ये इक्वेशन अब हम यहां यूज कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड 2√3। अभी करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे तो नहीं बच सकते ना कुछ और लेके। OA इज इक्वल टू ए भी तो एक बार लेना ही पड़ेगा, और जब ए भी लूंगी तो ये तो आएगा ही आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 2 जा 4, 3 जा 12, अंडर रूट खत्म। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 2 जा 4 y√3, 4√3 y लिखना चाहिए कायदे में। और इसकी जगह 12 भर दो वहां से, और 12 से 12 भी कट गया। क्या बात है। तो ये तो आसानी से हो गया भाई, कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। 4 3 जा 12, 3/√3 कैन बी रिटन एज √3। y की वैल्यू √3 यहां भर दो और x की वैल्यू बताओ। y की वैल्यू √3 वहां भर दो और x की वैल्यू बताओ। वेरी गुड, बस ये प्लस माइनस ही सुनना था। तो देयरफॉर b के कोऑर्डिनेट्स +-3, √3। ये b के दो आंसर पॉसिबल है, 3, √3 भी पॉसिबल है, -3, √3 भी पॉसिबल है। मतलब ये b दो जगह हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। यदि इसके जस्ट अपोजिट ले लूं तो वो ट्रायंगल भी, ये इसको यदि मैं फेयर बनाऊं, फेयर नहीं बनाया ना हमने, ये रहा, o ये रहा, और b का आंसर आया 3, √3, 1 2 3, 1.732, 3, √3। एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इधर बनेगा, बी इधर भी हो सकता है। तो इसलिए दो आंसर जायज है। जायज मतलब एक्सेप्टेबल है, पॉसिबल है। वरना मन में क्वेश्चन आता है एक ही कोऑर्डिनेट के दो दो कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट के तो कभी दो कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते, बट इस बी की दो पोजीशन तो हो सकती है, जैसे एग्जांपल 1 में थी। तो यस, 2 आंसर्स आर पॉसिबल। असबा और अद्विका, ये दो आंसर का एक्सप्लेनेशन सुना आपने? यस मैम। यस मैम। और इस तरह पार्टीशन बना के तो कौन करता है, आप लोग अपने हिसाब से कीजिए। प्रेजेंटेशन शुड बी फाइन। प्रेजेंट और पार्टीशन बना के भी कर दिया तो नंबर तो नहीं कटने चाहिए। ये इसका एक्चुअल डायग्राम हो गया, नीड नहीं थी, समझाने के लिए बनाया।
टॉप ऑफ द नोटबुक पे होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10, और जो एग्जाम्पल्स बचेंगे वो हम यही करेंगे कल। होमवर्क में आप एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन करके लाएंगे, और पुराना कोई भी चैप्टर पकड़कर रफ नोटबुक में रिवीजन शुरू कर दो। केवल ये होमवर्क तो हो जाएगा 1 घंटे से कम में। अब थोड़ा हर सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम डिवोट कीजिए। फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट P जिसका एब्सिसा 3 है वो ए को और बी को, ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। रेशो के बाद P के कोऑर्डिनेट्स भी बताइए। तो मैंने P के कोऑर्डिनेट्स 3, y क्यों ले लिए, x, y की जगह, एब्सिसा 3 गिवन है। और जब भी 10th में आपको रेशो फाइंड करनी होती थी तो आप रेशो को हमेशा के रेशो 1 मानते थे। तो यूजिंग ये वर्ड्स लिख दो, हम सेक्शन फॉर्मूला ना लिखे, वर्ड्स लिख दो कि हम सेक्शन फॉर्मूला लिखकर P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। K इंटू उधर का एब्सिसा, K इंटू उधर का ऑर्डिनेट, 1 इंटू इधर का ऑर्डिनेट। नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो P का एब्सिसा है ये 3 है, तो हो गया क्वेश्चन, सो इजी। हाँ, लेकिन पहले पूरा आंसर कर दूं। रेशो K रेशो 1, इसको कैसे लिख सकती हूं, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई। अब रेशो पहला पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट। नाउ y इज इक्वल टू 4k प्लस 5। मैं इसमें क्यों भरूं k, ये तो मुझे पता ही है 3 है, तो बस ऑर्डिनेट पता कर लो, k को 3/4 भर के y का आंसर पता कर लो, और लास्ट में हेंस p के कोऑर्डिनेट्स 3, ये जो y का आंसर आएगा। आ गए p के कोऑर्डिनेट। ये क्वेश्चन भी 10th का है, और इस क्वेश्चन में भी बच्चा क्वेश्चन को अधूरा पढ़ता है, रेशो के बाद लिख के आता है आंसर। तो ये कमियां तो बड़ी कॉमन मिस्टेक्स है, अधूरा क्वेश्चन पढ़ना। 2 चीजें मांगी है, रेशो भी मांगे हैं, P के पूरे कोऑर्डिनेट भी मांगे हैं, पूरे कोऑर्डिनेट। एब्सिसा पता है, y पता कर लो और P के कोऑर्डिनेट बता दो। थर्टी टू बाई 7, तो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, प्लीज फ्रैक्शन में ही छोड़ना, डेसिमल में करने का कष्ट मत करो, छोड़ सकते हैं। वहां बाई 15/2 था, तो मैंने 7.5 7.5 नहीं लिखा था, 15/2 ही लिखा था। रजत मैंने कहा था रुकना नहीं है, थक गए क्या। सेंटर ऑफ द सर्कल इज -2, 5। डायामीटर का एक कोना 3, -7। डायामीटर का दूसरा कोना बताइए। ओ भाई काश इतने इजी क्वेश्चन आ जाए, मजा ही आ जाएगा। लेट डायामीटर का दूसरा एंड, because AC is equal to CB, because C is the center, AC CB are the radius। तो अब मैं यहां लिखूंगी यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, C के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला से एब्सिसा का एड अपॉन टू, ऑर्डिनेट का एड अपॉन टू। क्या करते थे जब 2 कोऑर्डिनेट इक्वल होते थे, तो आप
इम्प्लाइज दैट लगा के कहते थे एब्सिसा, एब्सिसा के इक्वल, एंड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट के इक्वल। यहां से x आ जाएगा एंड यहां से y आ जाएगा। फिर बड़ी कॉमन गलती, बच्चा खुश, आंसर आधा नंबर गया, कोऑर्डिनेट्स मांगे हैं। बट ये बड़ी कॉमन गलती है, बड़ा दुख होता है आधा नंबर काटते हुए, बट जब बोर्ड की मार्किंग स्कीम में कोऑर्डिनेट के फुल मार्क्स होते हैं। फिर लास्ट में हेंस बी के कोऑर्डिनेट जो x और y का आंसर आएगा, माइनस कल के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन लोकस वाले भी होंगे शायद, नहीं लोकस वाले फिर आगे होंगे। एग्जाम्पल 9 क्लास 10th का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। बहुत बार 10th में रिपीट हुआ है एग्जाम्पल 9, आपके भी हाफ ईयरली प्री बोर्ड में कहीं ना कहीं जरूर आया होगा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब पता है? लगातार। हाँ, ऐसे नहीं है मतलब सी को मैं ये डी मान लूं, ए बी के बाद इसी का लेना पड़ेगा मुझे 4 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल डी। अब इसमें 10th का बच्चा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बैठ जाता है और इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस बना के, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में मजबूरी थी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, यहाँ मजबूरी नहीं है। बिल्कुल गलती से भी डिस्टेंस फॉर्मूले से मत करना इस क्वेश्चन को, जब इतना आसान मेथड है मेरे पास। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other, therefore O is the midpoint of AC and BD both। O दोनों का मिड पॉइंट है, तो AC से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया तो ये आंसर आएगा। अच्छा यहां वो तो लिख दूं, therefore using मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब टीचर अपने आप समझ जाएगा बच्चा क्या कर रहा है। AC से मिड पॉइंट फॉर्मूला O के कोऑर्डिनेट्स, BD से मिड पॉइंट फॉर्मूला O के कोऑर्डिनेट्स, और किसी एक पॉइंट के दो दो कोऑर्डिनेट तो हो नहीं सकते। मान लो ये कोई पॉइंट है 2,3, अब इस पॉइंट का यूनिक कोऑर्डिनेट होगा, और कोई कोऑर्डिनेट पॉसिबल ही नहीं है। यदि मैं कहूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है, तो मैं कहूंगी भैया x को 2 y को 3 होना पड़ेगा। तो कैपिटल ए ओ के कोऑर्डिनेट जो AC से आए और जो BD से आए वो अलग अलग नहीं हो सकते, उन्हें इक्वल होना पड़ेगा। अब वही कॉन्सेप्ट एब्सिसा, या इसे और सिंप्लीफाई कर लो, 2/2, 2/2 मैं जान के नहीं काट रही हूं सब, या यदि आपने 2 से 2 काट भी दिया तो भी ओके। इंप्लाइज दैट एब्सिसा एब्सिसा के इक्वल एंड ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के इक्वल। x आ गया 1, y आ गया 2, देयरफॉर चौथे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए
1,2. आपको 10th के सॉल्यूशन में कुछ कमी ढूंढना, सब लोग मिलकर। सारे साइड को हाँ, ये क्या कमी है? एसी है, वो डायगोनल है। कुछ और ढूंढो। क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बार दोबारे, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और फिर सॉल्यूशन पढ़ के मुझे बताओ राइटर ने कुछ एक्स्ट्रा कर रखा है, वो एक्स्ट्रा क्या है। एग्जाम्पल 10 इज द लास्ट एग्जाम्पल फॉर द डे। निकालनी थी, निकालनी चाहिए थी। सबकी डिस्टेंस तो निकल नहीं सकती, डी मुझे पता ही नहीं। सबकी डिस्टेंस तो निकल नहीं सकती बेटा। और कोई कमी ढूंढना। बेटा क्वेश्चन में दे रखा है दीज आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, फिर वो स्क्वायर क्यों साबित कर रहे हैं? क्यों साबित कर रहे हैं वो स्क्वायर? दे तो रखा है स्क्वायर है। एंड स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। ये सारी, ये सब कॉपी कर दो, सब कॉपी कर दो। पहला पार्ट, जहां पे डायगोनल काट रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट बताइए। तो किससे निकालूं ओके कोऑर्डिनेट, बीडी से या एसी से? अंडरस्टूड है कि एसी से ही निकल सकते हैं मैम ओके कोऑर्डिनेट। बीडी से कैसे निकलेंगे, डी तो पता ही नहीं है। लो भाई, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट वर्टेक्स डी निकालना है। स्क्वायर क्यों प्रूव किया? क्वेश्चन, इफ दीज आर द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, गिवन ए स्क्वायर। पहले पार्ट में केवल ओ के कोऑर्डिनेट्स मांगे हैं, दूसरे पार्ट में चौथा वर्टेक्स डी मांगा है। एंड स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। तो बिल्कुल एग्जांपल 9 रिपीट कर डालो, बस पार्ट 1 एक अलग से करके दे दो कि जहां पे डायगोनल्स मीट करेंगे उसके कोऑर्डिनेट 3/2, 7/2 होंगे। थैंक यू मैम। ओके आद्विका, कल करेंगे एग्जाम्पल 11 से। डी का उसका आंसर बताया होगा, डी का क्या? 2,5। ओके, अब ये मैं सारे स्टेप्स रहने देती हूँ, है ना, एग्जैक्टली सेम है। द फाइनल आंसर इज 2,5। गुड। बस जो 11th का है उसमें भी इंटरेस्ट बन जाए तो मजा आ जाएगा।